guys, welcome to this session of weekly current legal knowledge with me, Surbhi Bhatia, on this YouTube channel of Legal Edge After College. I hope all of you are doing perfectly fine. तो स्टार्ट करें अपने आज के सेशन के साथ जिसमें डिस्कस करने वाले हैं हम कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट फैसले सुप्रीम कोर्ट के और यहाँ पे कुछ कंट्रोवर्शियल बातें भी रिलेटेड टू करंट अफेयर्स जो हमारे एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो यहाँ पर तीन डिसीजंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तीनों ही सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस हैं पर अपने आप में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली द फर्स्ट टू। तो फर्स्ट यहाँ पर सेफ रोड्स, भाई घर से निकलते हैं इतने गड्ढे, उन पोर्ट होल्स की वजह से एक्सीडेंट्स, कितनी परेशानी होती है ना। बारिश आ रही है अब तो वैसे ही बहुत ज्यादा परेशानी होने वाली है। तो सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया है भाई दिस इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। और ये तो बहुत बार कोर्ट ने ऑलरेडी बोला ही है, प्रॉपर गाइडलाइंस दी है। और यहाँ पे किसी ने केस फाइल नहीं किया था, सुओ मोटो कॉग्निजेंस से यहाँ पर कोर्ट ने किया है। तो इस डिसीजन को पढ़ेंगे। उसके बाद अबॉर्शन राइट्स ऑफ वुमेन पे यहाँ पे बहुत सारा बवाल मचा। तो उसके अराउंड आप सबने एक न्यूज सुनी होगी कि एक माइनर गर्ल का अबॉर्शन अलाउ कर दिया। तो एग्जैक्टली अबॉर्शन तो इंडिया में अप टू अ सर्टेन लिमिट लीगल है। तो क्या ये बवाल मचा, क्यों सीजेआई ने तक गवर्नमेंट को बोल दिया कि कुछ लोगों के लिए आपको ये लिमिट हटा देनी चाहिए, ये सारी बातों को हम इस केस में डिस्कस करेंगे। और फिर हम एक केस डिस्कस करेंगे जो डील करता है सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट से। तुम्हें याद होगा इंडियन एविडेंस एक्ट का एक सेक्शन हम पढ़ते हैं डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स, राइट। उसी से कनेक्टेड हमारा एक स्टेटमेंट, एक पॉइंट है कि अगर बहुत सारे अक्यूज्ड है, मल्टीपल अक्यूज्ड है और वो चारों लोग पुलिस को एक जगह पे लेके गए, तो क्या सब की स्टेटमेंट सेक्शन 27 में रेलिवेंट होने वाली है। तो इसके रिगार्ड्स में एक फैसला आया है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर क्लैट एग्जाम, पैसेज इसमें से बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग अवे विद द डिसीजंस, अगर इससे इंटरेस्टिंग तरीके से तुम्हें केसेस को समझना है, पढ़ना है, एवरी सैटरडे यहाँ तो हम 2 से 3 केसेस डिस्कस करते हैं पर क्लास में हम डिस्कस करते हैं बहुत सारे केसेस, राइट। बड़ी मजेदार वे में केसेस, क्लासेस सब कुछ कंडक्ट होता है। बस एक छोटा सा काम तुम लोगों को करना है एंड दैट इज कॉल करना है 6363286363 पे। भाई अगर इतना सारा टाइम तुम इसी में ही निकाल दोगे कि कौन सा केस इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है, वेयर आज तुम्हें बना बनाया रिसोर्स मिल जाए, हर महीने के टॉप 15 to 20 केसेस, सारे लैंडमार्क जजमेंट्स का पूरा कंपाइलेशन सब मिल जाए, तो कितना टाइम बच जाएगा ना कॉलेज के साथ, जॉब के साथ, कितना इजी हो जाएगा हमारा क्लैट का प्रिपरेशन, एलिट का प्रिपरेशन, बहुत बढ़िया से हो जाएगा। अब तो सीयूईटी में भी कुछ केसेस पूछे जाने लगे हैं। तो इसलिए डू नॉट डिले एंड कॉल करना है 6363286363 पे। और एलईएसी वाईटी का कूपन यूज करने पे पता ही आपको 10% ऑफ मिलेगा। तो डिले मत करो एंड कॉल 6363286363 टुडे। चलो, सबसे पहली न्यूज की सेफ रोड एक फंडामेंटल राइट है। मुद्दा उठा कहां से, तो नवंबर 2025 में 2 एक्सीडेंट्स हो गए थे। एक एक्सीडेंट हुआ 2 नवंबर को समट अराउंड राजस्थान के पास, ठीक है। एक बस खड़ी थी एंड उसमें कुछ पिलग्रिम्स ट्रैवल कर रहे थे और यहाँ पर एक ट्रक वाले ने आके बस को टक्कर मारी एंड ऑल द पीपल डाइड। उसी के अगले दिन यहाँ आई गेस तमिलनाडु में, हाँ सॉरी तेलंगाना में, उसी के अगले ही दिन तेलंगाना में यहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ। ठीक है, यहाँ पर एक बस जा रही थी विद सर्टेन पैसेंजर्स, समर 22 पैसेंजर्स, और वो बस ड्राइवर ने पॉट होल को बचाने के चक्कर में, मतलब कि ठीक है एक बम्प ना आए, यहाँ पे परेशानी ना हो पैसेंजर्स को, बचाने के चक्कर में वो वहां एक्सीडेंट हो गया। तो इसके चलते 2 ही दिन में 37 डेथ्स वो कॉज, जिसमें वन ऑफ द विक्टिम वाज आल्सो 15 मंथ्स का बच्चा। तो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट सेड इट्स इनफ। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन 2 एक्सीडेंट्स के बेसिस पे, जिसमें 37 लाइव्स गई थी, एक सुओ मोटो कॉग्निजेंस, सुओ मोटो मीन्स ऑन इट्स ओन, सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया था इस पूरे कंसर्न का।
और उसी के रिगार्ड्स में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने दो आर्टिकल्स को यूज किया। उसने सबसे पहले बोला आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 इज वेरी ऑब्वियसली कनेक्टेड, क्योंकि आर्टिकल 21 किससे रिलेट करता है? राइट टू लाइफ से। एंड राइट टू लाइफ मीन्स राइट टू लिव विद डिग्निटी। और अगर भाई तुम्हारे पास सेफ रोड्स ही नहीं है, वो रोड्स इतनी खड्डे वाली हैं, और ये जो दोनों एक्सीडेंट्स हुए ऐसे नहीं, नेशनल हाईवेज पे हुए हैं, फॉर द रोड जिसके लिए हम टोल टैक्स पे करते हैं, फॉर द रोड जिसके लिए हम यूजुअली भी बाई द इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू मेंटेन द रोड्स। तो उन रोड्स पे जब अगर एक्सीडेंट हो रहा है, तो हाउ आर वी इंश्योर्ड दैट डिग्निफाइड लाइफ, फॉर दैट मैटर हाउ आर वी इंश्योर्ड द लाइफ एज वेल, राइट? तो आर्टिकल 21 का एस्पेक्ट यूज किया गया। और यहाँ पे इन गाइडलाइंस को प्रोवाइड करने के लिए जो आर्टिकल यूज किया सुप्रीम कोर्ट ने, दैट वाज आर्टिकल 142। आर्टिकल 142 ये कहता है कि कहीं भी अगर सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है दैट देयर इज अ गैप, गैप किस चीज में? कि हाँ, जो पार्टीज उसके सामने खड़ी हैं, जो कंसर्न उसके सामने है, दैट एब्सोल्युटली डिजर्व्स कंप्लीट जस्टिस, but at the same time यहाँ पे there is no specific law related to it, there is no specific aspects guidelines related to it, as a result of which article 142 inherent powers के रिगार्ड में सुप्रीम कोर्ट को एम्पावर करता है कि आप कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट होते हुए, एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया होते हुए कुछ गाइडलाइंस दे सकते हैं। हम सबने एक केस का नाम बहुत ज्यादा सुना है, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। तो विशाखा गाइडलाइंस जो आई थी वो भी आर्टिकल 142 के अराउंड ही सुप्रीम कोर्ट ने दी थी। तो इसी आर्टिकल 142 को यूज करते हुए, हमारे आर्टिकल 21 को प्रोटेक्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी हमें इस केस में। सुप्रीम कोर्ट ने एक और बहुत कंसर्निंग फैक्ट सामने रखा है, दैट इज कि नेशनल हाईवे सिर्फ 2% ऑफ द रोड्स हैं, और एक्सीडेंट्स पता है कितने होते हैं नेशनल हाईवेज पे? 30%। मतलब 2% ऑफ द रोड्स पे ही 30%, मतलब समथिंग इज वेरी रॉन्ग विद द नेशनल हाईवेज। इसकी वजह से इट इज वेरी कंसर्निंग, एंड आर्टिकल 142 को यूज करते हुए दिया। एंड ऑल्सो दीज डायरेक्शंस आर एप्लीकेबल अक्रॉस इंडिया, इट इज एप्लीकेबल ऑन एवरीवन, ये बाइंडिंग है सबके लिए। ऐसा नहीं है कि गाइडलाइंस आ गई और छोड़ दिया, नहीं, बाइंडिंग है। अब क्या क्या गाइडलाइंस दी उन्हें क्विकली समझ लेते हैं। तो यहां पर सबसे पहले जो कम्यूटर्स, मतलब जो रोड एक्सीडेंट्स में जो भी लोग ट्रैवल कर रहे हैं और उनका रोड एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है, राइट टू सेफ पैसेज, ये सब क्या है? फंडामेंटल राइट टू लाइफ है। तो फंडामेंटल राइट यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया। उसके बाद यहाँ पर आई ऑल्सो टेल यू, हाँ ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये बोला कि भाई जो भी ढाबाज और ये सब कंस्ट्रक्टेड होते हैं साइड पे, नेशनल हाईवे पे हम जाते हैं तो दिखते हैं ना भाई, बहुत सारे ढाबे हैं, ढाबों के बाहर यहाँ पर रास्ता बंद है। रास्ता क्यों बंद है या निकलने की थोड़ी सी जगह क्यों है? क्योंकि एक तो ढाबे बने हुए हैं बड़े बड़े यहाँ पर, उसके बाद उनके बाहर ट्रक्स, बसेस, ये सब खड़ी हो जाती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियरली डिफाइन कर दिया कि भाई ढाबा, ईटरीज, कोई भी अनऑथराइज जो चीजें हैं, जो राइट ऑफ वे, रास्ते में आ रहे हैं, सड़क में आ रहे हैं नेशनल हाईवेज के, उन्हें यहां पर हमें हटाना। एट द सेम टाइम आज के बाद जितने भी लाइसेंसेस, जितने भी परमिशन, कोई भी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अगर आपको चाहिए तो वो किसकी परमिशन के साथ होगा? पहले आपको नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया का परमिशन लेना होगा। जैसे कई बार हम कभी भी नेशनल हाईवे पे जाते हैं तो हम खुद भी ये बोलते हैं कि यार इस रास्ते में तो बहुत ही बढ़िया सा ढाबा आता है, उस पे खाना खाते हुए चलेंगे। अब कोई भी परमिशन है, मान लो उन्होंने प्रॉपर परमिशन ही नहीं ली फ्रॉम नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और वहां पार्किंग स्पेस की ग्लिच की वजह से बहुत भीड़ लग गई, जिसकी वजह से वहां एक्सीडेंट्स एक्सेट्रा हो रहे हैं। तो यही सब कंसर्न सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली फ्लैग डाउन किए एंड गाइडलाइंस प्रोवाइड की, राइट? उसके बाद हेवी एंड कमर्शियल व्हीकल, जैसे ये जो ट्रक्स, ट्रैक्टर्स, ट्रॉलीज होती है, वो नेशनल हाईवे पे पार्क नहीं हो सकते। बहुत बार ऐसा होता है कि नेशनल हाईवे में साइड में आप देखेंगे रात को एक ट्रक खड़ा है, कोई ट्रैक्टर खड़ा है, सो दैट इज कंप्लीटली बैंड, दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग, ठीक है? एक डेजिग्नेटेड पार्किंग होगी फॉर सच ट्रक्स एंड हेवी व्हीकल्स। आप उस डेजिग्नेटेड पार्किंग में ही पार्क कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं, ठीक है? रिमूवल ऑफ इंक्रोचमेंट्स एंड अनऑथराइज्ड एक्टिविटीज ऑन हाईवेज, मतलब अगर किसी ने कोई भी मतलब टेंट्स लगा ली है, कुछ भी ऐसा उन्होंने
कोई रेडी लगा के बैठे हैं, कुछ भी ऐसा है तो वो सब क्लियरली हटा दिया जाएगा। एज वेल एज यहाँ पे टेक्नोलॉजी एंड स्ट्रिक्टर इन्फोर्समेंट। नेशनल हाईवेज पे दो चीजें इन्होंने बताई, इन दोनों पॉइंट्स को साथ में पढ़ते हैं। लास्ट है आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन ऑफ एक्सीडेंट प्रोन एरियाज। आपको खुद भी पता होगा, कई बार हम लोग के घर के आसपास कोई एक ऐसा पर्टिकुलर एरिया होता है जो बहुत एक्सीडेंट प्रोन होता है। तो क्लियरली ये बोला गया कि अगले 30 to 40 डेज में आप आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन कौन से एक्सीडेंट प्रोन एरियाज हैं, और यहाँ पर उन एक्सीडेंट प्रोन एरियाज में देखिए कि प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए क्या, क्या वहां पे हमें टेक्नोलॉजी डेवलप करके लगानी है क्या, ठीक है, वहां पे कोई भी पॉट होल्स हैं तो आप उन पॉट होल्स को फिल करवाइए, सो दैट जो एक्सीडेंट प्रोन एरियाज हैं प्रॉपर वहां पे वार्निंग्स लगवाइए कि हाँ एक्सीडेंट प्रोन एरिया है, राइट। आपको यहाँ पर प्रॉपर टेक्नोलॉजी का यूज करना है, किस लिए यूज करना है, सो दैट एनीवन हु इज ओवर स्पीडिंग, कोई भी यहाँ पर रूल्स रेगुलेशंस तोड़ रहा है, सो थ्रू दोस कैमराज, थ्रू जो आजकल कैमराज वगैरह लगे होते हैं दैट कैन इजीली रिकग्नाइज कि क्या नंबर प्लेट है, कौन ड्राइवर है, कितनी स्पीड पे चला रहा था, ओवर लिमिट तो नहीं चला रहा था, दैट टेक्नोलॉजी शुड बी अक्रॉस इंडिया। अगर हम देखें तो दैट इज समथिंग दैट इज ओनली इन द कुछ सिटीज में, जैसे दिल्ली का मुझे पता है, मुंबई का पता है कि इनमें है, पर हर जगह नहीं है, तो दैट शुड बी अक्रॉस ऑल नेशनल हाईवेज। सो यहाँ पर फ्रॉम प्रिवेंटिव मेजर्स टू प्रिकॉशनरी मेजर्स टू टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंटेशन टू पॉटहोल्स, पूरा कंसर्न सुप्रीम कोर्ट ने दिखाया, क्योंकि उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि सेफ रोड्स लग्जरी नहीं है, इट्स अ क्लियर क्लियर फंडामेंटल राइट एज प्रोमिस्ड अंडर आर्टिकल 21। ओके, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, विच इज मेजरली अराउंड द अबॉर्शन राइट्स ऑफ वुमेन। अब यहाँ पे पहले मैं आपको कंसर्न बता देती हूँ कि कंसर्न क्या है। तो यहाँ देयर वाज अ माइनर गर्ल, शी वाज 15 years old, and when she was in 24 weeks of pregnancy, the mother recognized that okay, कुछ problem है शायद, and then she got the girl checked and she was found to be 24 weeks pregnant, and pregnancy was due to a consensual relationship. She was in a consensual relationship with a 17-year-old, और उसके वजह से pregnant हुई, and now they applied for abortion, they applied for termination of pregnancy to the medical practitioners, right? अब medical practitioners ने clearly इस चीज को मना कर दिया, and the reason was very simple. इंडिया में एक कानून है, उस कानून का नाम है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, राइट। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट एक लिमिट प्रोवाइड करता है, यूजुअली 20 वीक्स तक प्रेगनेंसी अबॉर्ट मतलब टर्मिनेट की जा सकती है। कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस, जैसे अगर रेप विक्टिम्स हैं, जैसे कोई माइनर है, जैसे मान लो व्हेन द गर्ल वाज प्रेग्नेंट, व्हेन द फीमेल वाज प्रेग्नेंट, शी वाज मैरिड एंड नाउ द मैरिटल स्टेटस has changed. For example, maybe the husband has died and or now the couple is divorced and she does not want the child anymore. तो ऐसी situations में 24 weeks तक भी termination of pregnancy allowed है. So it's either 20 weeks or 24 weeks. सो अल्टीमेटली यहाँ पर मेडिकल प्रैक्टिशनर्स ने भी यही रूल लगाया दैट यू आर कमिंग टू अस समवट इन द 25th और 26th वीक, एंड हम लॉ के अगेंस्ट नहीं जा सकते, हम टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अलाउ नहीं कर सकते। सो यहाँ पर द फैमिली अप्रोच द दिल्ली हाई कोर्ट, उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में एक रिट लगाई कि यहाँ पर फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी, उसका आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 21 के थ्रू उन्होंने रिट लगाई कि राइट टू लाइफ ऑफ द गर्ल इंक्लूड्स राइट टू रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी, मतलब whether she wants to have a child or not, whether she wants to have a pregnancy or not. अब दिल्ली हाई कोर्ट ने यहाँ पर एम्स हॉस्पिटल को ये बोला कि आप एक मेडिकल बोर्ड बनाइए, एक मेडिकल बोर्ड बनाइए एंड लेट्स एग्जामिन द सिचुएशन। मेडिकल बोर्ड ने ये बोला कि ना तो गर्ल के साथ कोई प्रॉब्लम है, यूजुअली ये देखा जाता है कि अगर बच्चा डिलीवर हुआ तो मे बी कई बार ऐसी कुछ अबनॉर्मैलिटीज होती हैं दैट इट्स बेटर टू टर्मिनेट द प्रेगनेंसी, वहां पर बियॉन्ड 24 वीक्स भी अलाउ कर दिया जाता है अगर फीटल अबनॉर्मैलिटी है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं फीटल वायबिलिटी। फीटल वायबिलिटी क्या होता है? फीटल वायबिलिटी होता है जहां पर मेडिकल बोर्ड को ये लगता है कि इवन इफ दिस चाइल्ड इज बॉर्न, मे बी दिस चाइल्ड वुड नॉट सर्वाइव। ऐसी सिचुएशन में यहां पर
बियॉन्ड 24 वीक्स भी अलाउ कर दिया जाता है टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो एम्स ने जब अपनी रिपोर्ट सबमिट की, दे क्लैरिफाइड कि ऐसा कुछ भी दिक्कत नहीं है, एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली फाइन, एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, बीट द फिजिकल हेल्थ, बीट द मेंटल हेल्थ ऑफ द चाइल्ड। बट यहाँ साइमल्टेनियसली एक और फैक्ट सामने आया जब सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया गया, दैट द गर्ल हैड ऑलरेडी ट्राइड टू अटेम्प्ट सुसाइड ट्वाइस बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर कंसर्न, राइट। तो जो मैं आपको मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट बता रही थी, उसके कुछ सेक्शंस जो यूज किए गए थे उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। सारी टाइमलाइंस वही है, बस यहां पर हमने उन्हें सेक्शंस में डिफाइन कर दिया है। सेक्शन 3 सबसेक्शन 2B1 सेज कि टर्मिनेशन अप टू 24 वीक्स अलाउड है, दो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की रिपोर्ट पे। सेक्शन 3 सबसेक्शन 3 टॉक्स अबाउट कि लॉ हमेशा मेडिकल इंजरी प्रिज्यूम करता है, मेंटल इंजरी प्रिज्यूम करता है ऐसी सिचुएशंस में अगर रेप विक्टिम है या फिर फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, मतलब ड्यू टू रेप और ड्यू टू कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर्स अगर कोई भी प्रेगनेंसी हुई है तो लॉ ये मान के चलता है दैट यस देयर इज सम काइंड ऑफ इंजरी टुवर्ड्स द गर्ल। सेक्शन 5 यह बोलता है कि कहीं भी अगर the point is to save life of the woman, that if she delivers this child, maybe the life of the female is नॉट गारंटीड, उसकी जान खतरे में है, तो ऐसी सिचुएशन में सेक्शन 5 अलाउज दैट एट एनी पर्टिकुलर टाइम ऑफ द वीक, एट एनी पर्टिकुलर वीक प्रेगनेंसी को अबॉर्ट किया जा सकता है, टर्मिनेट किया जा सकता है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली गाइडलाइंस 2017। ये अलग से भी आपसे एलिट में क्लैट में पूछा जा सकता है कि किसकी गाइडलाइंस थी, तो दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इन 2017। तो ये गाइडलाइंस भी यही कहती हैं कि टिल 24 वीक्स तो ओके, बट 24 वीक्स के बियॉन्ड भी जाया जा सकता है व्हेन इट इज अबाउट द हेल्थ ऑफ द मदर, व्हेन इट इज अबाउट द लाइफ ऑफ मदर। अब जब सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल पहुंचा तो उस वक्त जस्टिस बीवी नागरत्ना एंड जस्टिस उज्जवल भुयन का बेंच था। एंड द नेम ऑफ द केसेस एस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यूजुअली इनिशियल या कोई XYZ टर्म लिखा जाता है सो दैट द आइडेंटिटी इज नॉट रिवील्ड। And the bench was very clear on one thing, that they are going to allow this 31-week pregnancy to be terminated. यहाँ सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा कि बच्चा डिलीवर कर दे, let the girl deliver the child, and then we will allow this girl to give the child in adoption. और जो भी एस्पेक्ट्स है, जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस एक्सेट्रा जो कुछ भी होगा, द स्टेट विल कॉम्पेंसेट द गर्ल। तो यहाँ पर यूजुअली टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के केसेस में एक बैटल चलता है, एंड द बैटल इज द रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी और द चॉइस ऑफ द फीमेल टू डिलीवर द बेबी, and on the other hand rights of the unborn child. So rights of female and rights of unborn child are always in conflict in such situations. And solicitor general तुषार मेहता ने जो point रखा था, that was clearly in favor of कि भाई बच्चे के फेवर में ये बोल रहे हैं, अनबॉर्न चाइल्ड के एस्पेक्ट से बोल रहे हैं। 24 वीक्स की लिमिट क्रॉस हो चुकी है, स्टैट्यूटरी लिमिट मतलब हमारे कानून ने जो लिमिट लगाई है वो क्रॉस हो चुकी है, तो अब लेट्स प्रोवाइड हर द कॉम्पेंसेशन, लेट्स प्रोवाइड हर द राइट कि वो अडॉप्शन में दे सकती है इस बच्चे को, and it will be fine. But Justice B.V. Nagaratna completely rejected this. She was clear on one point. What about the trauma that she is going to suffer each day? कॉम्पेंसेशन दे दिया ठीक है, बट वो जो मेंटल ट्रॉमा शील बी हैविंग, वो फिजिकल ट्रॉमा दैट शील बी हैविंग व्हाइल डिलीवरिंग द बेबी, उसका क्या? तो यहाँ पर 30 वीक्स पे भी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी वाज अलाउड, एंड सारे कंटेंशंस हटा दिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट वाज क्लियर ऑन वन थिंग, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रीमेसी ओवर स्टैट्यूटरी लिमिट्स। कॉन्स्टिट्यूशन एक राइट प्रोवाइड करता है, आर्टिकल 21, दैट इज ग्रेटर 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 देन एनी स्टैट्यूटरी लिमिट दैट इज प्रोवाइडेड। एंड एक्स वर्सेस हेल्थ, this case is repeated very many times, we have done this in the class as well, X versus health and family welfare डिपार्टमेंट केस, जिसमें यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला था दैट राइट टू रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी इज अ फंडामेंटल राइट। इसके बाद यहाँ पर बहुत ईज डाउन हुए थे लिमिट्स पर, ठीक है। तो यहाँ पर इट्स डेफिनेटली द प्रायोरिटी would be given to the choice of pregnant woman and not the child. So Supreme Court ने यहाँ पर clearly the interest of the mother को choose किया because she is going to have the aspect, and
द इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिससे क्वेश्चन आ भी सकता है, एंड दैट सिंपली वाज कि अगर कोई भी केस ऐसा है जो फोर कॉर्नर्स ऑफ स्टैट्यूट के बाहर फॉल करेगा, मतलब यहाँ पे स्टैट्यूट ने जो भी लिमिट, जो भी कंडीशंस प्रोवाइड की, स्टैट्यूट ने बोला 24 वीक्स तक नहीं हो पाएगा, 24 वीक्स के बियॉन्ड तब जब बच्चे की हेल्थ को खतरा नहीं हो पाएगा, स्टैट्यूट ने बोला, लॉ ने बोला कि अगर मदर की जान को खतरा है, ऐसा भी कुछ नहीं था। अगर वो पूरी सिचुएशन लॉ के बाहर जा रही है, अब हमारे पास जस्टिस डिलीवर करने का क्या रास्ता है? कॉन्स्टिट्यूशन को देखना, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड। तो यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हुए अलाउ कर दिया गया, क्या अबॉर्शन अलाउड कर दिया गया। अब अलाउ तो हुआ, उसके बाद एम्स हॉस्पिटल ने इस पर रिव्यू भी डाला, एंड दिस इज अ डेवलपमेंट ऑफ 30 अप्रैल। अब यहाँ पर 30 अप्रैल को ये नहीं है, जस्टिस बीवी नागरत्ना और इनके सामने नहीं आया था। 30 अप्रैल को इसका डिसीजन आया था, जब एम्स ने एक रिव्यू डाला, रिव्यू रिजेक्ट हो गया, तो फिर वो जो लास्ट ऑप्शन होता है हमारा क्यूरेटिव पिटिशन, मुझे कमेंट बॉक्स में फटाफट टाइप करोगे साथ साथ क्यूरेटिव पिटिशन कौन से केस से आया था। तो यहां पर क्यूरेटिव पिटिशन लगाई इस चीज पे कि ये नहीं होना चाहिए, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो यहां पर बेंच किसकी थी? सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत एंड जस्टिस जयमाला बागची। और यहाँ पे जस्टिस सूर्यकांत वाज लाइक, ही वाज शॉक्ड कि एक हॉस्पिटल कैसे रिव्यू पिटिशन लगा रहा है, इतना क्या हो गया है। एट द सेम टाइम उन्होंने सरकार को भी फटकार लगाई कि भाई फॉर अ माइनर यूजुअली प्रेगनेंसी का पता लगते लगते ही 24 वीक्स हो जाते हैं, सो प्लीज रिमूव द लिमिट्स एटलीस्ट फॉर द रेप विक्टिम्स और द माइनर चाइल्ड, राइट। सारी चीजों को देखते हुए अल्टीमेटली उन्होंने यही रिक्वेस्ट किया, थोड़ा सा उन्होंने एम्स हॉस्पिटल का भी एक्ट कंडेम किया, दैट व्हाई आर यू डूइंग दिस, दिस इज पॉइंटलेस। एट द सेम टाइम गवर्नमेंट को यहाँ अर्ज किया कि टाइमलाइन को हटा देना चाहिए फॉर रेप विक्टिम्स एंड माइनर्स, so that their interests are clearly protected in the terms of Article 21. So all in all, a very very big step, जहां पे statutory limits के beyond, बहुत बार ऐसा हुआ है कि 24 weeks के beyond Supreme Court has not allowed, this has been after a very very long time, and ऐसे हल्का फुल्का गैप भी नहीं था, it's a gap of 6 weeks which is a big big gap. Okay, moving to the last case, आनंद जकप्पा पुजारी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2026 का ये हमारा केस है। सो इस केस में हुआ क्या, अ गर्ल वाज मिसिंग नाउ, इस गर्ल की डेड बॉडी मिली, डेड बॉडी भी नहीं मिली, बर्न्ड एशेज मिली। अब ये मामला पहुंचा कैसे, मिसिंग एस्पेक्ट से लेके कि वो जली हुई मिली है, उसकी बॉडी कहीं जली हुई मिली है। तो यहाँ पे वो लड़की जो है उसके भाई को कुछ डेट रिटर्न करना था अपनी बहन को, और साथ में एक गोल्ड चेन रिटर्न करनी थी, और कुछ थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट था। तो यहाँ पे भाई ने अपने दोस्तों को बोला कि यार मेरे को पैसे भी लौटाने हैं, और बहुत बड़ा अमाउंट नहीं था, छोटा सा अमाउंट था, ऐसे नहीं बड़ा अमाउंट था, 20 लाख का डिस्प्यूट था, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने अल्टीमेटली ये बोला कि यार अमाउंट लौटाना है, गोल्ड चेन भी लौटानी है, मैं मेरे पास तो नहीं है इतना, एक काम करते हैं किडनैप कर लेते हैं। तो यहाँ पर चार लोगों ने मिलके, एक भाई और तीन दोस्तों ने मिलके किडनैप किया। किडनैप करके एक जंगल वगैरह में ले गए, वहां जाके केरोसिन वगैरह डाल के एंड बॉडी को जला दिया। अब कुछ दिन बाद फॉरेस्ट में किसी को डिस्कवर हुआ कि हाँ ऐसे कुछ एशेज है, एंड जब टेस्ट हुआ तो समझ आया दैट दोज एशेज मैच द जो डिसीज्ड मिसिंग थे उसी की एशेज थी। अब यहाँ पर शक गया भाई पे, भाई के साथ साथ दोस्तों पे भी, तो पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया, अरेस्ट कर लिया। अब यहाँ पे चारों ने पुलिस को बोला कि हम आपको बताते हैं हुआ क्या क्या था, तो उन्होंने चारों ने मिलके जॉइंट स्टेटमेंट दिए। यहाँ पे कंसर्न क्या है, जॉइंट स्टेटमेंट है, इस बात पे ध्यान रखना। चारों ने साथ में स्टेटमेंट्स दिए। इन स्टेटमेंट्स में जब पुलिस ने कस्टडी में ले लिया, इन स्टेटमेंट्स में उन्होंने ये बताया कौन सी गाड़ी थी, पेट्रोल का कैन कहाँ था, बॉडी कहाँ जलाई, किडनैप करके कहाँ ले गए थे। तो यहाँ पे पुलिस को वो लेके गए, एंड इससे क्या हुआ, हमें डिस्कवरीज मिली, ठीक है। अब इस स्टेटमेंट के बेसिस पे सब कुछ सर्कमस्टेंशियल एस्पेक्ट पे सॉर्ट हो गया। क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम पे ये दोस्त थी उस लड़की के साथ दिखे थे, उनके कहने पे यहाँ पर सारी हमें एविडेंसेस मिलते गए, राइट, हमारे पास डिस्कवरीज होती गई, हमें पता चलता गया। तो अब यहाँ पे ट्रायल कोर्ट ने इस बेसिस पे कन्विक्ट कर दिया, हाई कोर्ट ने भी कन्विक्ट कर दिया, फिर दो लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में
अपील फाइल की कि ये गलत है, ये यहाँ पर सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के अगेंस्ट जा रहा है। तो यहाँ अपील फाइल हुई जिसको हम करंटली डिस्कस करने वाले हैं। अब यहाँ पे दो लीगल प्रोविजंस इन्वॉल्व होते हैं। एक तो है अपना सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, जो सेक्शन 22 सबसेक्शन 2 का प्रोवाइजो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। आपको याद होगा हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम में एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि भाई कन्फेशन जो पुलिस कस्टडी में किया गया है वो मान्य नहीं होता, राइट। अब इसी कन्फेशन में अगर कोई एक ऐसी इंफॉर्मेशन आई है जिससे हमें डिस्कवरी ऑफ फैक्ट हुआ है, हमें किसी फैक्ट के बारे में पता चला है, तो बस इतनी इंफॉर्मेशन, जितनी इंफॉर्मेशन से पता चला है, जिसका क्लासिक एग्जांपल क्या होता है, हाँ मैंने मारा और मैंने चाकू टंकी के पीछे छुपा दिया, तो बस इतनी बात रेलेवेंट होगी। कौन सी बात? कि मैंने चाकू टंकी के पीछे छुपा दिया, बस उतनी बात यहाँ रेलेवेंट होगी। तो यहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन जो पुलिस कस्टडी में दी गई है, सेक्शन 27 में बहुत इंपॉर्टेंट होता है पुलिस कस्टडी। पुलिस कस्टडी में जो इंफॉर्मेशन दी गई उससे डिस्कवरी ऑफ एविडेंस हुआ, तो यहां पर उतनी ही इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगी? रेलेवेंट हो जाएगी। साइमल्टेनियसली यहाँ पे लास्ट सीन एविडेंस का एस्पेक्ट भी इंपॉर्टेंट था। लास्ट सीन एविडेंस मतलब कि लास्ट टाइम किसने उस इंसान को देखा था विद द विक्टिम, ठीक है। तो यहाँ पर दिस इज अ क्रिटिकल पीस ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस मैंने क्लास में भी समझाया था ना, हुला हुप वाली तरह। जैसे हम बोलते हैं कि भाई चेन जोड़ जोड़ के, टुकड़े जोड़ जोड़ के हमें पूरा पीस क्रिएट करना होता है। तो यहाँ पे लड़की के साथ लास्ट टाइम वो चार लोग दिखे थे, वो उसके साथ जाते हुए दिखे थे, राइट। तो उसके बेसिस पे पुलिस ने इन सर्कमस्टांसेस को देखते हुए, इन डिस्कवरीज के बेसिस पे केस बना दिया। ट्रायल कोर्ट ने भी और हाई कोर्ट ने भी कन्विक्ट बोल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला तुम गलत कर रहे हो। किस बेसिस पे? स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस नवजोत संधू, जिसमें ये बोला था कि जॉइंट और साइमल्टेनियस डिस्क्लोजर, मतलब अगर तुम एक साथ कुछ स्टेटमेंट्स दे रहे हो वो एडमिसिबल, सॉरी वो इनएडमिसिबल है अंडर सेक्शन 27। और नागम्मा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में बोला कि बहुत ध्यान से हमें इवेल्युएट करना होता है जॉइंट डिस्क्लोजर को। एक बार मैं तुम्हें ध्यान से समझाती हूँ जॉइंट डिस्क्लोजर क्या होता है। देखो, मान लो तीन अक्यूज्ड हैं ए बी सी, इन तीनों ने ही एक ही स्टेटमेंट दी, एक ही इंफॉर्मेशन दी। क्या? तीनों ने साथ में जॉइंट इंफॉर्मेशन दी कि कार कहाँ है, बॉडी कहाँ है, ठीक है। तीनों ने साथ में ये स्टेटमेंट दी। अब यहां पर कंसर्न ये उठा कि अगर इसकी स्टेटमेंट से डिस्कवरी हो चुकी है, इसकी स्टेटमेंट से पुलिस को बात पता चल चुकी है, तो इन दोनों की स्टेटमेंट का क्या? इससे तो हमें कोई नई बात पता नहीं चली। तो यहां पर आपके लिए जो लैंडमार्क एस्पेक्ट है दैट इज स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस नवजोत संधू, जिसमें ये बोला था कि भाई पर से वो इनएडमिसिबल नहीं होंगे। पर यहां पर अल्टीमेटली दिस फर्स्ट लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जिसमें ये बोला कि फैक्ट डिस्कवर्ड जो हम सेक्शन 27 में यूज करते हैं ना, दैट सो मच ऑफ द इंफॉर्मेशन जिसके बेसिस पे फैक्ट डिस्कवर हुआ है, सुप्रीम कोर्ट हाईलाइटेड कि ये फैक्ट डिस्कवर्ड सिर्फ फिजिकल ऑब्जेक्ट, वो चाकू, वो गाड़ी, वो डेड बॉडी, बस वो नहीं है। यहां पर फैक्ट डिस्कवर्ड ऑल्सो मीन्स नॉलेज ऑफ द अक्यूज, के उस इंसान को कितना उस केस के बारे में पता है, राइट। ऑल्सो रीडिस्कवरी इज नॉट एडमिसिबल, क्योंकि यहां पर अगर ए के बेसिस पर मुझे पता चल चुका है गाड़ी और बॉडी कहाँ है, तो बी और सी डिस्कवरी क्या होता है? कोई एक ऐसी चीज जो मुझे नहीं पता थी मुझे मिल गई, अब वापस से मैं उस चीज को ढूंढ रही हूँ, तो वो तो रीडिस्कवरी हुई ना। तो रीडिस्कवरी सेक्शन 27 के एस्पेक्ट में नहीं आती है। जॉइंट डिस्क्लोजर वीक एविडेंस है, और लास्ट सीन थ्योरी पर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस प्रूव करने का एक तरीका है। सब्सटैंशियल एविडेंस मतलब इसके बिना पर सिर्फ सजा नहीं मिल सकती और बहुत सी चीजें देखी जाती हैं। एंड अल्टीमेटली जॉइंट स्टेटमेंट्स अंडर सेक्शन 27 सिर्फ तभी इंपैक्ट करेंगी जब अलग अलग डिस्कवरी ऑफ फैक्ट होगा। ए ने बताया गाड़ी कहाँ है, बी ने बताया बॉडी कहाँ है, सी ने बताया गहने कहाँ है, सिर्फ तभी कंसिडर हो सकता है, अदरवाइज कंसिडर नहीं हो सकता। तो यहाँ पर द क्लियर पॉइंट वाज दैट देयर वाज अ डिफरेंस बिटवीन व्हाट मे बी ट्रू एंड व्हाट मस्ट बी ट्रू। सिंपल सा पॉइंट बताओ, तो यहां पे कोर्ट के मन में रह गया रीजनेबल डाउट, और रीजनेबल डाउट किसके फेवर में जाता है?
अक्यूज के फेवर में जाता है, और इस वजह से यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जॉइंट स्टेटमेंट्स के बेसिस पर कभी भी कभी भी यहाँ पर कन्विक्शन नहीं आ सकता, ये रूलिंग दे के अक्यूज को क्या कर दिया, एक्विट कर दिया, राइट। तो ये तीनों फैसले बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्लैट के पॉइंट ऑफ व्यू से, एलेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, राइट। दिस वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर सेशन। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड वीकेंड। आई होप सबने मॉक्स भी ट्राई किए हैं। कहीं भी कोई कंसर्न आता है, पता है क्या करना है, कॉल करना ऑन 6363286363। ओके, सी यू नेक्स्ट वीक, बाय बाय। और कोई भी ऐसा लगता है ना कि मैम ये इंपॉर्टेंट डिसीजन रह गया, इसे भी कवर कर दो, कमेंट बॉक्स में बताओ। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हर हफ्ते हम मिलते हैं ताकि तुम मिस आउट नहीं करो। साथ में ही लाइक कर दो इस सेशन को, ठीक है। सी यू नेक्स्ट वीक, बाय बाय गाइस, टेक केयर।